हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस को। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और देखें, क्योंकि ये टॉपिक ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक है, या टॉपिक कहें या फिर एक कह सकते हैं कि एक जड़ है जो कि फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बनाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग में आता है। जनरली ये सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन इन इंजीनियरिंग सभी को पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मतलब कि एबिलिटी। किस चीज़ का एबिलिटी? एबिलिटी बताता है कि कोई भी मटेरियल किसी गिवन फोर्स जो कि उस पर सब्जेक्ट हो रहा है उसको रेजिस्ट करें ताकि उसमें कोई बेंडिंग ना हो या फिर कोई रप्चर ना हो। रप्चर मतलब कि टूटना, या फिर फ्रैक्चर ना हो, उसी का नेम है। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन के कारण इंडेंटेशन होता है या फिर पेनिट्रेशन होता है, इस सब को रेजिस्ट करता है। ठीक है, कौन? वो स्ट्रेंथ वही एबिलिटी है। ठीक है, अब मटेरियल में हम लोग देखते हैं जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके सारे एलॉयज हो गए, ब्रास, ब्रोंज, या फिर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हो गए, या फिर हम लोग कंपोजिट मटेरियल्स को देखते हैं, या फिर सेरेमिक्स हो गए, ये सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आते हैं। तो इन सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो उसका अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, मशीन्स को डिज़ाइन करने में हो या फिर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। मशीन्स में बहुत सारे मशीन्स आ गए आपके, आईसी इंजन्स हो गए। आईसी इंजन्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या बताता है कि कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ, ताकि वो रप्चर को, बेंडिंग को, कोलेप्स को, इस सब को रेजिस्ट करें और जिस काम के लिए हम लोग उसको बनाए उसको सेटिस्फैक्टरी उस काम को वो करते रहे। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख रहे हैं कि उस मटेरियल का कुछ स्ट्रेंथ होगा, मतलब कि एक लिमिट होगा जहाँ तक वो मटेरियल जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसको सहेगा। ठीक है, तो वो जो सहने वाला चीज़ है उसको हम लोग किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं, जो कि ये बताएगा, एक पैरामीटर है जो बताएगा कि हम लोग इसमें इतने ही फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो टर्म्स लगा रहे हैं जिसके कारण उसमें इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है और उसको फर्दर डिफॉर्मेशन करने के लिए कितना और लगाना होगा, ये डिफाइन करता है। तो वो चीज़ जो है वो कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस को समझने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि कोई बार पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये एक सर्कुलर बार है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो फोर्स लगा रहे हैं, एफ इस डायरेक्शन में और एक एफ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे दो फोर्स जो लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों का समेशन करें तो हम लोग देखते हैं एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0, मतलब कि नेट फोर्स जो इस बॉडी पे लग रहा है वो क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 है, तो ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब ये मोशन में नहीं होगा ये बॉडी। तो ये बॉडी में क्या होगा, इसकी ये बॉडी बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा और हर एक पार्टिकल्स जो होगा आपस में कुछ एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। वो एट्रैक्टिव फोर्स ही जो होते हैं इस पार्टिकल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। अगर हम उस एट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में कोई फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, तो ये मॉलिक्यूल्स भी चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें, जो ये डिस्टेंस है ये पोजीशन जो है उसको मेंटेन करके रखें और उसका शेप को भी मेंटेन करके रखें। तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं। अगर इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हमने एफ फोर्स लगाया, तो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने फोर्स लगाएंगे जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेंगे, और बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, मान लिया F1, F2, F3, F4, ऐसे डॉट डॉट Fn तक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, उस दो सबका समेशन जो होगा मेरा ना वो F फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अंदर की ओर अभी हम लोग फोर्स देख रहे हैं, तो ये फोर्स जो होता है वो हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये R है मेरा रेजिस्टिंग फोर्स जो कि मॉलिक्यूल से लगा रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो स्ट्रेस देखते हैं वो स्ट्रेस इस रेजिस्टिंग फोर्स के कारण ही होता है। अगर हम अब एक कोई दूसरा मतलब कि क्रॉस सेक्शनल का मटेरियल लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन का मटेरियल लेते हैं जो क्रॉस सेक्शन इस तरह से है। ठीक है, यहाँ से कुछ अलग क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन घट के कम हो जा रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस मटेरियल का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स। यहाँ पे हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, ठीक है। यहाँ भी एफ है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या है कि फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं एफ, मतलब कि रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/, ठीक है। स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या है, मतलब कि स्ट्रेस जो है मेरा एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज कराते हैं तो मेरा स्ट्रेस घटेगा, और स्ट्रेस को हम लोग को घटाना ही है, ना कि इंक्रीज कराना है, क्योंकि कोई भी मटेरियल का एक लिमिटेड स्ट्रेस होता है, वहीं तक उसको अप्लाई करने से वो सह सकता है। उसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो वो उसको सह नहीं पाएगा, वो फेल कर जाएगा। तो हम लोग एक लिमिटेड स्ट्रेस तक ही देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम मेरा स्ट्रेस रहे, ताकि जिसके कारण हम लोग एरिया को इंक्रीज कराते हैं इन जनरल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। तो इस शेप को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एरिया सबसे कम है, मतलब कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, मतलब कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस कम होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कम है, यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है। तो फेलियर दोनों मटेरियल पूरा है जो है एक ही मटेरियल का बना हुआ है, मतलब कि इसका जो लिमिट होगा, लिमिटेड जो स्ट्रेस होगा सहने का, वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहाँ कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो फेलियर होने का चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो इस स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग फोर्स को ओनली देखते हैं तो फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, जिससे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते मटेरियल कहाँ पे फेल हो रहा है। तो हम लोग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को लेके ये समझ सकते हैं कि मटेरियल कहाँ पे फेल हो रहा है। तो स्ट्रेस जनरली इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी फोर्स पर, प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग एक कील के बारे में देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को काम निकालना है कि कील को दीवार पे ठोकना है, ठीक है, तो अंदर डालना है। अगर हम लोग को कील को कुछ इस तरीके से हम लोग डालते हैं तो ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा मेरा फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो इसके कारण प्रेशर जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया मेरा कम है, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये कील अंदर चला जाएगा। इस केस में पॉसिबल नहीं है कि कील अंदर चला जाएगा। बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि प्रेशर इंक्रीज करें, ठीक है। तो सेम केस इधर भी है, लेकिन सेम केस स्ट्रेस में भी है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है, हमें स्ट्रेस को मिनिमम रखना है ताकि मटेरियल मेरा सेफ रहे, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का अगर यूनिट देखें तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स जो हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में रेजिस्टिंग फोर्स जो होगा वो बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके बराबर होगा मेरे रेजिस्टिंग फोर्स के, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। उसी के जरिए हम लोग लिख सकते हैं जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन यूनिट एरिया है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट हम लोग को पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का हम लोग को पता है मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। मतलब स्ट्रेस का यूनिट हो गया 1 मीटर स्क्वायर पे कितना, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स मेरा लग रहा है, वो है मेरा इसका यूनिट। जनरली हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं तो इसका हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बहुत ही छोटा होता है, तो उसको मीटर में ना एक्सप्रेस करके हम लोग mm एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो।